नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत सत्ता एवं उत्तरदायित्व विषय पर चर्चा करेंगे। सत्ता एवं उत्तरदायित्व। पदसोपानी व्यवस्था में सत्ता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सत्ता का संगठन व वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का। बिना आत्मा के मानव शरीर निष्क्रिय है और बिना सत्ता के प्रशासनिक संगठन में न तो निर्णय लिए जा सकते हैं, न अधीनस्थों से कार्यपालन करवाया जा सकता है। साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन ने कार्य विभाजन और सत्ता को किसी भी संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना है। उनके अनुसार जब कभी हम एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो हमें संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है और उसके पश्चात इन स्थानों पर कुछ श्रेणियों से संबद्ध कर दिया जाता है और इन्हीं श्रेणियों को सत्ता की श्रेणियां कहा जाता है। इस प्रकार उच्च एवं प्रबल व्यक्ति की उस क्षमता को सत्ता कहते हैं जिसके आधार पर वो निर्णय लेने के साथ साथ अधीनस्थों के व्यवहार को भी प्रभावित कर सके, उसको हम सत्ता कहते हैं। सत्ता की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसके पालन करवाने की शक्ति है। इसी प्रकार से एलन के शब्दों में देखें, किसी कार्मिक को दिए गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियां ही एवं अधिकार ही सत्ता है। एक और परिभाषा देख लेते हैं। पैटरसन लिखते हैं, आदेश देने एवं उसके पालन कराने की आज्ञा का अधिकार ही सत्ता है। एक और परिभाषा डेविस के शब्दों में, सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। इस प्रकार आपने देखा कि सत्ता क्या है? आदेश देने का अधिकार और उसके अधीनस्थों से पालन कराने की एक सामर्थ्य है, शक्ति है, नैतिक वैधानिक शक्ति है। प्राय हम सत्ता और शक्ति के रूप में हम दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन सत्ता और शक्ति में समानार्थी होते हुए अंतर काफ़ी है। शक्ति किसी कार्य को करने की क्षमता या योग्यता है, जबकि सत्ता, जिसको हम अथॉरिटी कह रहे हैं, दूसरों से कार्य कराने या उन्हें आदेश देने का अधिकार है, जिसमें कानूनी पुट समावेशित होता है। सत्ता की विशेषताएं। पहली, ये प्रबंधकीय अधिकार है। सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। दूसरा, सत्ता निर्णय लेने और कार्य सौंपने या अधीनस्थों को कार्य सौंपने और अधीनस्थों से संतोषजनक कार्य निष्पादन करने की अपेक्षा का भी अधिकार है। तीसरी विशेषता है कि शीर्ष स्तर पर सत्ता ज़्यादा व्यापक होती है और जैसे जैसे पद सोपानी क्रम नीचे जाता है, निम्न स्तरों तक आते आते ये सत्ता संकीर्ण या कम हो जाती है। और अंतिम विशेषता है कि सत्ता का प्रत्यायोजन प्रत्येक संगठन में होना आवश्यक है, तभी वो संगठन जीवित और वर्तमान परिस्थिति अनुकूल रह सकता है। सत्ता के स्रोत। सत्ता के 3 स्रोत हैं: कानून, परंपरा और प्रत्यायोजन। लोक प्रशासन का आधार ही संविधान और सरकार द्वारा निर्मित विधिक कानून ही है, इसलिए कानून सत्ता का सबसे प्रमुख स्रोत है। जैसे भारत में भारतीय संविधान और साथ ही साथ विधायिका द्वारा निर्मित कानून, कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियम या आदेश अथवा न्यायिक निर्णय, न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय या प्रशासन की स्वीकृतियाँ जो क्रम से बनी रहती है, ये सब एक कानून के दायरे में सत्ता के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा स्रोत है परंपरा। जिस प्रकार समाज में कई प्रकार की परंपराएं मानव व्यवहार को कुछ सुविधाएं तो कुछ अनुशासन प्रदान करती हैं, और ये परंपराएं लंबे समय तक स्वीकृत होने के कारण इन परंपराओं को भी सत्ता का स्रोत माना जाता है। प्रत्येक संगठन अपने नियम संहिता कार्यविधि विकसित कर लेता है समय समय के अनुसार। सने इन परिस्थितिजन्य इनको स्वीकारते हुए इन कार्य परिस्थितियों को परंपरा अनुसार ये परंपराएं संगठनात्मक मूल्यों के रूप में धारित हो जाती है, स्वीकार्य हो जाती है। ये परंपराएं एक विधिक स्रोत के रूप में मान ली जाती है। तीसरा है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन।
उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को जब कार्य सौंपा जाता है तो उसके साथ में कुछ अधिकार, कानूनी अधिकार, सत्ता सौंपी जाती है, जो प्रत्यायोजन के साथ, दायित्वों के साथ में सत्ता हस्तांतरित होती है, वो प्रत्यायोजन की श्रेणी में आती है। और प्रत्येक संगठन के उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को सत्ता सौंपना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और ये आवश्यक भी है, अपरिहार्य भी है और उपयोगी भी है। सत्ता के प्रकार, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्ता 3 प्रकार की सत्ता होती है। रेखा, जिसको हम सूत्र इकाई, लाइन स्टाफ अथॉरिटी कहते हैं, दूसरी स्टाफ सत्ता और तीसरी क्रियात्मक सत्ता। पहला है सूत्र सत्ता। सूत्र सत्ता शासन का सर्वाधिक प्रयोग इसी सत्ता के द्वारा होता है जो नीति निर्माता, नियंत्रक कर्ता अधिकारी करते हैं। सूत्र सत्ता समस्त उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य व्याप्त होती है। यह आदेश की एकता का उल्लंघन न किया जाए तो यह सत्ता उच्च स्तर से निम्नतम कार्मिक तक आती है। थियो हेमन जो विद्वान है वो लिखते हैं, सूत्र सत्ता आदेश देने की सत्ता है। यह वह अंतिम सत्ता है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित, नियंत्रित करती है। इन्हें संगठन के लक्ष्यों, निर्णय, नीतियों, कार्यक्रमों के अनुरूप कार्य करने को कहती है। यह संगठन को क्रियाशील बनाती है, इसको हम सूत्र सत्ता कहते हैं। दूसरे, स्टाफ सत्ता। स्टाफ सत्ता सूत्र सत्ता को सहयोग देती है, सलाह देती है, परामर्श देती है। ब्रेसी एवं सैनफोर्ड के अनुसार स्टाफ सत्ता सेवा करने वाली सत्ता है। यह सत्ता सूत्र सत्ता को परामर्श देने, सहायता पहुंचाने का अधिकार रखती है। यह अन्य व्यक्तियों के निर्णय लेने की सत्ता नहीं है। यह सूत्र सत्ता में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे होता है, जबकि स्टाफ सत्ता में सत्ता का प्रभाव किसी भी रूप में हो सकता है। अतः यह परामर्श, सूचना, सहायता देने के लिए कार्यरत संगठनों में यह सत्ता विद्यमान होती है। और तीसरी सत्ता के प्रकार है क्रियात्मक सत्ता, फंक्शनल अथॉरिटी। यह सत्ता सूत्र और स्टाफ के सत्ता के मध्य की प्रकृति से युक्त है। यह क्रियात्मक सत्ता कार्य अथवा क्रिया विशेष तक जुड़ी होती है। ये ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर प्रभावित हो सकती है। यह सत्ता निर्णय ले सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में आदेश भी दे सकती है। इस सत्ता को हम देखा, थियो हेमन ने सत्ता को सीमित सत्ता नाम देते हुए सावधानी पूर्वक इसके प्रयुक्त करने की सलाह दी है। यह सत्ता आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। सत्ता के पालन के आधार, सत्ता किन आधारों पर पालन होती है, किस आधारों पर सत्ता? चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि सत्ता अधीनस्थों द्वारा स्वीकार्य हो तभी वैध मानी जाती है। इसी प्रकार का मत साइमन भी कहते हैं कि सत्ता इसलिए स्वीकार किया जाता है कि अधीनस्थ ऐसा मानते हैं कि उच्च अधिकारी के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। यानी अधीनस्थों की स्वीकारोक्ति आधार मानते हैं दोनों विचारक, साइमन और चेस्टर बर्नार्ड। सामान्यतः सत्ता की स्वीकारोक्ति के 4 आधार साइमन ने बताए हैं: विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। संगठन में कार्य करते करते अधीनस्थ अगर निर्णय, प्रक्रिया और तकनीकी विशेषताओं, क्रियाकलापों से परिचित हो जाते हैं तो संगठन के प्रति उनका विश्वास हो जाता है और वो सहज ही उच्च अधिकारी के आदेशों को स्वीकारते हैं। दूसरा, एकरूपता। मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाले सामूहिक आदर्श, मूल्य, निर्णय बहुत प्रभाव करते हैं। संगठन में एक अधीनस्थ सत्ता को इसलिए स्वीकार कर लेता है कि शेष सभी अधीनस्थ उसे स्वीकार कर रहे हैं। जो एकरूपता की भावना होती है तो इसलिए सत्ता की स्वीकारोक्ति होती है। तीसरा है दबाव। दबावों से भी सत्ता की स्वीकारोक्ति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सामाजिक दबाव है, मूल्य है, विश्वास है, परंपरा है, संस्कृति है। ये इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं: भय, प्रताड़ना, आशंका, नैतिकता, पुरस्कार। ये सब मनोवैज्ञानिक दबावों के आधार पर भी सत्ता की स्वीकारोक्ति को बल मिलता है। संगठन के लक्ष्य। संगठन के लक्ष्य, प्रत्येक अधीनस्थ ये मानता है कि अमुक आदेश संगठन के लक्ष्यों के अनुकूल है तो उसको स्वीकार लेता है। आर्थिक सुरक्षा भी सत्ता की स्वीकारोक्ति का एक प्रमुख तत्व है। अगर संगठन में कार्यरत कार्मिक उनके आर्थिक हितों के अनुकूल कोई आदेश होता है तो उसकी स्वीकारोक्ति लगभग सभी स्वीकारोक्ति के लिए सहज रूप से तैयार हो जाते हैं। और उदासीनता भी एक बिंदु है जिसमें यह कहा जा सकता है कि संगठन के प्रत्येक व्यक्ति कार्यशील, उत्साही
और समर्पित नहीं होता है और ना ही वो उत्साही होता है, अतः वो सामान्यतः उदासीन स्थिति में भी सत्ता की स्वीकारोक्ति को बल मिलता है। और अंतिम सत्ता पालन के अधिकार में है वैधानिकता। वैधानिकता से भी सत्ता की स्वीकारोक्ति को बल मिलता है। मैक्स वेबर ने माना है कि आधुनिक शासन तंत्र का आधार कानून है और कानून सम्मत प्रक्रियाएं, नियम कानून स्पष्ट हैं, कार्य विभाजन है किसी संगठन में, तो अधीनस्थ स्वतः ही सत्ता की स्वीकारोक्ति कर लेते हैं, सत्ता को स्वीकार करते हैं। सत्ता के कार्य सामान्यतः हम सत्ता को आदेश देने और निर्णय लेने और निर्णय को पालन कराने अथवा निर्देशित करने, नियंत्रित करने की प्रक्रिया से युक्त व्यवस्था मानते हैं। हर्बर्ट साइमन ने सत्ता के 3 प्रमुख कार्य बताए। पहला कार्य बताया, सत्ता उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है। दूसरा कार्य बताया, सत्ता निर्णय लेने की विशेष दक्षता को प्रोत्साहित करती है। और तीसरा कार्य बताया कि सत्ता संगठन की विविध क्रियाओं में उचित तालमेल अथवा समन्वय स्थापित करती है। इसके अलावा भी सत्ता के प्रमुख कार्यों में और कार्य है। सत्ता कानूनी पक्ष के समर्थक मानते हैं कि सत्ता व्यक्तिगत कार्यों की समाज अथवा संगठन द्वारा स्थापित आदर्शों के साथ साथ एक रूपता भी स्थापित करती है। साथ ही साथ सत्ता द्वारा किए गए निर्णयों में बुद्धि, योग्यता, कौशल का समावेश हो, अतः सत्ता प्रभावित करती है। साथ ही साथ सत्ता नियंत्रण, निर्देशन और अनुशासन स्थापित करने का कार्य करती है। ये सत्ता के प्रमुख कार्य हैं। सत्ता की सीमाएं, कोई सत्ता क्यों स्वीकार्य है, किस स्थिति में स्वीकार्य है अथवा नहीं है, ये प्रमुख कारक है जो सत्ता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। पहला कारण है विधायी कारण। प्रशासनिक संगठनों में विधायिका द्वारा निर्मित कानून, विधान सत्ता की सीमाएं सुनिश्चित करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी वह सत्ता पर नियंत्रण जरूरी है, वो जरूरी नियंत्रण होता है विधायिका का। विधायिका कार्यकरण, नीति निर्धारण, योजना, कानून इत्यादि के माध्यम से सत्ताओं की सीमाएं सुनिश्चित करती है। न्यायिक नियंत्रण, संविधान सर्वोच्च कानून है। इस संविधान की व्याख्या करने का दायित्व न्यायपालिका का होता है और न्यायपालिका समय समय पर प्रशासनिक नियमों, प्रक्रियाओं, तथ्यों से संबंधित निर्णय देकर सीमा मतलब संविधान की व्याख्या करके ये सुनिश्चित करती है और ये सीमाएं निर्धारित करती है। अगला बिंदु है कार्यपालिका का नियंत्रण। प्रशासनिक संगठन जो स्वयं कार्यपालिका का ही एक भाग है, प्रशासनिक पद सोपान क्रम में शीर्ष पर होता है। कार्यपालिका के द्वारा दिए गए निर्देश, आदेश, उसके नियम निर्धारण की शक्ति, उसके कार्मिक प्रशासन से जुड़े हुए मसलों का निर्धारण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ये कार्मिक नीति अथवा आचार संहिता, अनुशासनात्मक, ये सत्ता को निरंकुश होने से सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए कार्यपालिका का नियंत्रण सत्ता की सीमाएं सुनिश्चित करता है। अगला बिंदु है जनमत, मीडिया और दबाव समूह भी सत्ता की सीमाएं सुनिश्चित करता है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सत्ता का प्रयोग नियंत्रित करने, जनमत, समाचार पत्र, जनसंचार के माध्यम से सत्ता की स्वीकारोक्ति, उसकी सीमाएं निश्चित करने, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनमत, मीडिया और दबाव समूह कार्य करते हैं। अगला बिंदु है कि अधीनस्थों की सीमाएं। चेस्टर, बर्नार्ड और साइमन मानते हैं कि सत्ता की स्वीकृति अधीनस्थों द्वारा बहुत आवश्यक है। बर्नार्ड तो यह मानते हैं कि सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर होता है, क्योंकि उनका मानना अधीनस्थों के स्वीकार करने पर ही सत्ता वैध मानी जाती है। इसलिए ये अधीनस्थों की सीमाएं जितनी होंगी उस आधार पर ही सत्ता की स्वीकारोक्ति तय होगी। अगला बिंदु है आदेशकर्ता का व्यक्तित्व। सत्ता और उसके प्रयोगकर्ता का गहरा संबंध है। अधीनस्थों को किसी उच्च अधिकारी के व्यक्तित्व में ढीलापन, पक्षपात, भ्रष्टाचार, अविश्वास दिखाई देता है तो वे सत्ता को कम स्वीकार करते हैं, और इसके विपरीत होते हैं एक समान तो उसको सत्ता को स्वीकार करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि एक समान पद पर दो व्यक्तियों का एक समान प्रभाव दिखाई देता नहीं है। इसका मतलब व्यक्तित्व में कुछ भिन्नताओं के कारण सत्ता की स्वीकारोक्ति में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। नेतृत्व की सीमा। संगठन में पदस्थापित उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों का नेता होता है। वो नेतृत्व के उसमें कितने गुण हैं, वो अधीनस्थों पर कितना विश्वास करता है, उसके पारस्परिक संबंध कैसे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे संदर्भ
ये तत्व या कारक सत्ता की सीमाएं सुनिश्चित करते हैं। तकनीकी सीमाएं, तकनीकी वर्तमान विशेषीकृत युगों में तकनीकी सीमाएं भी सत्ता को उसकी सीमाओं को निर्धारित करती है, सुनिर्धारित करती है। सत्ता और कार्य का ज्ञान प्रयोगकर्ता को होना चाहिए, अधीनस्थों को भी होना चाहिए, तभी वो सत्ता को सही ढंग से स्वीकार कर सकते हैं। जैविक सीमाएं, किसी भी आदेश को अधीनस्थ उसी अवस्था में स्वीकार कर सकते जब उनके वो आदेश उनको शारीरिक और मानसिक रूप से अनुकूल लगे, प्रतिकूल नहीं लगे। शारीरिक मानसिक स्तर पर उसकी वो व्यक्ति उसकी अनुमति देता हो, तभी जैविक सीमाएं उसको स्वीकारोक्ति को अनुमति देती है। मनोवैज्ञानिक सीमाएं, आदेश की क्रियान्विति उसी स्थिति में संभव है जब अधीनस्थों की मनोवैज्ञानिक स्थिति उसको स्वीकार कर ले। चिंता, गम, अवसाद, तनाव से ग्रसित व्यक्ति सत्ता को स्वस्थ रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। इसी प्रकार व्यक्ति के धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य भी उसे बाध्य करते हैं। अगला बिंदु है सत्ता की स्वीकारोक्ति का, वह है आर्थिक सीमाएं। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु वित्त है, धन है, अर्थ है। संगठन की आर्थिक स्थिति सत्ता को प्रभावित करती है। उसी तरीके से अधीनस्थ की आर्थिक स्थिति, लाभ, हानि, दोष, दृष्टिकोण भी सत्ता के आदेशों को क्रियान्विति को प्रभावित करते हैं। और अंतिम है पर्यावरणीय सीमाएं। भौतिक सीमाओं के साथ साथ पर्यावरणीय सीमाएं भी सत्ता की स्वीकारोक्ति की सीमा निर्धारित करती है। एक तरफ -20 तक जम्मू कश्मीर का और राजस्थान का 48 टेम्परेचर तक तापमान वाला राज्य राजस्थान प्रदेश, दोनों की भौगोलिक सीमाएं भिन्न भिन्न है, पर्यावरणीय सीमाएं भिन्न भिन्न है। अकाल, सूखा, महामारी, तूफान, भूकंप, आगजनी, ये अलग अलग, हिंसा, ये सारी चीज़ें किसी सत्ता की स्वीकारोक्ति की सीमाएं सुनिश्चित करती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि सत्ता की सीमाएं ये विविध पक्षों के द्वारा निर्धारित और सीमाएं सुनिश्चित की जाती हैं। उत्तरदायित्व, सत्ता तथा उत्तरदायित्व परस्पर जुड़ी हुई अवधारणा है। सत्ता के बिना उत्तरदायित्व नहीं निभाए जा सकते, और तो दूसरी ओर बिना उत्तरदायित्व किसी को सत्ता सौंपना अधिक खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। साइमन के अनुसार सत्ता की व्यवस्था की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सदैव उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। थियो हेमन लिखते हैं, उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपनी सत्ता के प्रयोग का एक बंधन है, अथवा दूसरे शब्दों में हम कहें, जहां सत्ता आदेश देने की शक्ति है, वहीं उत्तरदायित्व आदेश पालन का कर्तव्य है। और यह कर्तव्य उत्तरदायित्व क्रियात्मक उत्तरदायित्व के रूप में, जो सत्ता के साथ साथ उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को सौंपता है, और दूसरा संपूर्ण उत्तरदायित्व जिसका प्रत्यायोजन नहीं होता, उस संदर्भ में लागू किया जा सकता है। उत्तरदायित्व की अगर वो हम समझें तो इसकी कुछ विशेषताएं जैसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं। उत्तरदायित्व एक व्यक्तिगत, आत्मिक और नैतिक गुण है जो सामान्यतः किसी कार्य को करने के लिए मिले अधिकार के साथ जुड़ जाता है। दूसरा है, उत्तरदायित्व की भावना एक दबाव का कार्य करती है। और तीसरी विशेषता है कि उत्तरदायित्व स्व नियंत्रण तथा सत्ता संतुलन का कार्य करता है। और चौथा है, उत्तरदायित्व कर्तव्यों से जुड़ा हुआ साधन है जिसके आधार पर किसी को किसी कार्य को न करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, दायित्वों के संदर्भ में दोषी ठहराया जाता है। उत्तरदायित्व के प्रकार, राजनीतिक उत्तरदायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व और व्यावसायिक उत्तरदायित्व। जैसे लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका के नेतृत्व में कार्य करती है, और प्रत्येक विभाग का एक मंत्री जो राजनीतिक अध्यक्ष होता है वो प्रभारी होता है, उत्तरदायी होता है। मुख्य कार्यपालिका के साथ मिलकर अपने दायित्वों को निर्वहन करता है। एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थ कार्मिकों को अपना नेतृत्व प्रदान करता है, और दूसरी तरफ उनके कार्यों को सही ढंग से निष्पादित करने हेतु, अपने कार्यों को कैसे करना है उसको निष्पादित करने हेतु की जिम्मेदारी भी निभाता है। प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति और राजनीतिक कार्यपालिका विधायिका के और जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। दूसरा है संस्थागत उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में प्रत्येक संस्था जनहित कार्य में जुड़ी होती है, जनहितार्थ कार्य करती है।
इसलिए संस्था अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संस्था अपने सार्वजनिक दायित्वों को भली भांति नहीं निभाए तो जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं समझ पाती है, नहीं कर पाती है। तो संस्था का दायित्व यह है कि जनता के उद्देश्यों की पूर्ति करे, जनहित में कार्य करे, अन्यथा संस्था के रूप में उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। और तीसरा उत्तरदायित्व है व्यावसायिक उत्तरदायित्व। आधुनिक समय में प्रशासन, समाज और संगठनों के सहित सभी क्षेत्र में विशेषज्ञता से युक्त हो गए हैं और इसी विशेषज्ञता के बढ़ते हुए क्रम में चिकित्सा, नर्सिंग, विधि, अभियांत्रिकी, लेखा, अर्थतंत्र, वाणिज्य इत्यादि से संबद्ध हजारों व्यावसायिक संघ बन चुके हैं, निर्मित हो चुके हैं, जो विशेषज्ञ सेवाओं से संबद्ध कार्मिक अपने क्षेत्र के व्यावसायिक संघों के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। संघ द्वारा निर्मित आचार संहिता, जिसको हम व्यावसायिक आचार संहिता के रूप में भी जान सकते हैं, का पालन करते हैं और प्रत्येक पेश में कुछ न कुछ मूल्य, मापदंड और नियम निर्धारित होते हैं। इन व्यावसायिक प्रतिमानों का पालन करके सदस्यगण अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। इसी को हम व्यावसायिक उत्तरदायित्व कहते हैं। अन्यथा संघ की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है। इस प्रकार संगठनात्मक सत्ता को कार्य में लेते हुए व्यक्ति अपने कई प्रकार के उत्तरदायित्व को निर्वहन करता है। एल उर्वरिक लिखते हैं, किसी समूह या व्यक्ति को उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु आवश्यक सत्ता दिए बिना उन्हें या उसे किसी गतिविधि के लिए उत्तरदायी ठहराना स्पष्ट रूप से अनुचित और असंतोषजनक है। आगे लिखते हैं, इस प्रकार के संगठन के सुचारू संचालन के लिए यह भी आवश्यक है सभी स्तरों पर सत्ता और उत्तरदायित्व एक साथ एवं एक समान सुनिश्चित हो। इस प्रकार आपने देखा कि जब सत्ता है तो उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होंगे, उत्तरदायित्व है तो उनको सत्ता भी मिलनी चाहिए। एल उर्वरिक कहते हैं कि सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों समान संदर्भों में होने चाहिए, समान आधार पर वितरित होने चाहिए। सत्ता और उत्तरदायित्व का उचित बैलेंस होना चाहिए। सामान्यतः उत्तरदायित्व जवाबदेता में भी कई बार समान प्रतीत होते हैं, लेकिन समान उत्तरदायित्व और जवाबदेता में फिफ्नर ने कुछ तीन प्रमुख अंतर बताए हैं जो निम्नांकित हैं। पहला है, उत्तरदायित्व एक नैतिक गुण है जिसमें औपचारिक स्थिति और औपचारिक शक्ति का संबंध होना आवश्यक नहीं है, जबकि जवाबदेता का संबंध संगठन में औपचारिक स्थिति से है। फिफ्नर ने दूसरा अंतर बताया है कि उत्तरदायित्व का संबंध लोक सेवकों की जनता की आकांक्षाओं के प्रति कर्तव्य बोध से है, जबकि जवाबदेता लोक सेवकों के उत्तरदायित्व को लागू करने की विशिष्ट विधि को बताती है। और तीसरा जो भेद बताया है उत्तरदायित्व और जवाबदेता के मध्य, वो है कि उत्तरदायित्व का संबंध स्वचेतना या अंतःकरण से है, जबकि जवाबदेता एक बाहरी वस्तुनिष्ठ स्थिति है जो संगठनात्मक नियमों पर निर्भर करती है। इस प्रकार जवाबदेता तथा नियंत्रण में यह अंतर है कि नियंत्रण तो कार्य निष्पादन के दौरान भी हो सकता है, जबकि जवाबदेता कार्य समाप्ति पर ही होती है। इस प्रकार आपने देखा कि सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणा है। सत्ता के बिना उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व के बिना सत्ता सारहीन है, अर्थहीन है, संगठन के हितैषी नहीं है। इसलिए बहुत से विचारक सत्ता और उत्तरदायित्व को परस्पर एक संतुलित संदर्भ में समझने की चेष्टा करते हैं। धन्यवाद।